हेलो एवरीवन। आज देखिएगा सॉलिड स्टेट में आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब ये मान के चलो, अगर मेरे को क्वेश्चन बोलूं कि सॉलिड स्टेट में से क्वेश्चन कहां से आएगा, तो मैं ये बोलता हूं या तो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम से आता है या फिर जो क्वेश्चन आता है वो डिफेक्ट से आता है। दोनों साइड बराबर प्रोबेबिलिटी है। तो आज अपन पढ़ने वाले एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। करें स्टार्ट। चलो, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में क्योंकि अपन को पढ़ना क्यूबिक सिस्टम ही है, पढ़ना अपन को क्यूबिक सिस्टम ही है। ठीक है, चलो आइए एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में बात करते हैं। पहला नंबर पॉइंट, क्यूबिक सिस्टम में ए बी और सी बराबर होते हैं, अल्फा बीटा और गामा भी बराबर होते हैं और कितने होते हैं 90 डिग्री। सही बात, ये पहला पॉइंट है क्यूबिक सिस्टम का। सेकंड नंबर पॉइंट, क्यूबिक सिस्टम में जो यूनिट सेल होती है इकाई कोष्टिका वो 3 होती है। कौन कौन सी? प्रिमिटिव मतलब साधारण, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर्ड। साधारण, गण्य इकाई कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को अपन बोलते हैं काय केंद्रित, और इसको बोलते हैं फलक केंद्रित। ठीक है बात, अब सुन लो बात को आगे। थर्ड नंबर पॉइंट, क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसके अंदर कॉर्नर कितने होंगे? क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं? 8। ठीक है, फेस कितनी होती है? फलक 6। क्यूब एक रूम को कंसीडर करें, कॉर्नर 8 होते हैं। आप क्यूब के देख लो, फेस एक पीछे वाली दीवार, एक सामने वाली, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, एक टॉप, एक बॉटम, 6 फेस हो गए। ठीक है, कॉर्नर 8, फेस 6। भुजा कितनी है? एज कितनी है? भुजाएं कितनी है? काउंट कर लेना, 12 होगी। ये क्यूबिक सिस्टम है अपना। देखो एक दो तीन चार हो गई, 4 भुजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं। ठीक है, 8 कॉर्नर। ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपके मॉड्यूल के अंदर कि फेस एफ लिखते हैं, कॉर्नर को लिखा हुआ वर्टेक्स और एज को लिखा हुआ ई। तो एक बात बताओ, ये कॉर्नर वी प्लस एफ जो होगा वो ई प्लस 2 के बराबर होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज का मतलब ई, तो 12 प्लस 2 14 और 8 प्लस 6। सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो इनको रट्टा नहीं मारे, सिंपल सा याद हो जाए। ठीक है, फोर्थ नंबर। अच्छा, बॉडी डायगोनल कितने होंगे? चलो बॉडी डायगोनल की बात कर लेते हैं पहले। बॉडी डायगोनल भी कितने, इसी के अंदर बात कर लेते हैं। जो सेंटर से पास हो, बॉडी सेंटर से, तो एक मतलब 2 विपरीत कॉर्नर से एक बॉडी सेंटर होगा, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर से बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, फेस डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? फेस डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, ये फेस डायगोनल बनेगा, ये ए तो ये √2 है। ठीक है, बॉडी डायगोनल की लंबाई, बॉडी डायगोनल की लंबाई, बॉडी डायगोनल की लंबाई होती है √3 है। कैसे? बॉडी डायगोनल ये वाला बनेगा, ये वाला बॉडी डायगोनल है, ये ए हो गया, ये √2a हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये √3a हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलिए। अब मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4।
इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। मैं बोल रहा हूं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 से अन्य बिंदुओं की दूरियां कितनी होगी, अन्य पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी होगी, दूरियां कितनी होगी, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सुनो 3 डिस्टेंस आएगी, दो कौन कौन सी। एक तो डिस्टेंस आएगी ए डिस्टेंस पे कौन सा पार्टिकल है, 2, 3 और 5 वाला। मैं कह रहा हूं एक आएगी √2a मतलब फेस डायगोनल, तो 7 वाला होगा, 4 वाला होगा और 6 वाला होगा, 4, 6 और 7। एक आएगी √3a, वो होगा 8 नंबर पॉइंट, √3a पे 8 नंबर वाला पॉइंट। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। तो पॉइंट 1 से अन्य पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी a √2a और √3a। बोलो ठीक है। अब सुनना बात को ढंग से। 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 6 नंबर पॉइंट ये है, किसी पॉइंट से, ये आपको याद रखने, ऑफलाइन होती तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते। किसी पॉइंट से ए दूरी पर बिंदुओं की संख्या, पॉइंट्स की संख्या, ए डिस्टेंस बोलो या फिर a/2 बोलो, एक ही बात है ना। सुनना बात को, मैंने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया ये वाला, इससे बोलो ए पॉइंट पे कितने डिस्टेंस होंगे, तो एक ये वाला, 2 और एक 3। ये नीचे की डायरेक्शन में तो एक ऊपर के डायरेक्शन में भी होगा ऐसे, ये एक राइट में है तो एक ऐसा लेफ्ट में भी होगा, एक ऐसा आ रखा है तो एक ऐसे भी होगा। बोलो कितने पॉइंट हो गए, 6। कितने पॉइंट आए, 6 आए। मैं बोल रहा हूं कि √2a डिस्टेंस पे या फिर a/√2 डिस्टेंस पे, मतलब डिवाइड बाई 2 करना है, तो √2a डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे, तो वो होंगे 12। कितने पॉइंट होंगे, 12। और √3a पे या फिर √3a/2 डिस्टेंस पे पॉइंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखना है कि किसी पॉइंट से a दूरी पर पॉइंट की संख्या 6 होगी, √2a या a/√2 पर 12 होगी, √3a या √3a/2 पे कितनी होगी, 8 होगी। बोलो कोई दिक्कत, बताओ। चले आगे। अब अपन बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की। अब अपन बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। करें स्टार्ट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। चले एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। सममिति के तत्व क्या होते हैं, क्यूबिक सिस्टम में बात करनी। इनके क्वेश्चन सबके एक साथ करेंगे, है ना। पहले एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम करके फिर इनके प्रॉब्लम देखेंगे। देखो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। सममिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। सुनना बात को, सममिति के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सममिति के तत्व मतलब ऐसे एलिमेंट्स है जिसके करस्पॉन्डिंग सिमेट्री आएगी, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, सिमेट्री आएगी। देखो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम में ही बात कर रहे हैं अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र, सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिससे सारे कॉर्नर की डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। ऐसा पॉइंट जिससे ऑल कॉर्नर की डिस्टेंस सेम हो।
जैसे ये अगर आपने एक क्यूबिक सिस्टम बनाया तो एक बॉडी सेंटर जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है, बॉडी सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, ये इससे इस कॉर्नर की डिस्टेंस √3a/2, बॉडी सेंटर से इस वाले कॉर्नर की डिस्टेंस भी √3a/2, इसका मतलब सारे कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3a/2। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है COS वो होता है बॉडी सेंटर, वो कौन सा होगा बॉडी सेंटर, एक ही पॉइंट है जिससे सारे कॉर्नर की डिस्टेंस क्या आएगी सेम आएगी। समझ में आ गई बात। सेकंड नंबर आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिति का तल, सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसा प्लेन जो क्यूबिक सिस्टम को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, ऐसा प्लेन जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। दो होते हैं, एक तो होते हैं रेक्टेंगल, एक होता है डायगोनल। ये रेक्टेंगल और डायगोनल का मतलब क्या देखना, रेक्टेंगल प्लेन जो होते हैं ना वो कौन से होंगे और डायगोनल प्लेन कौन से होंगे। ये क्यूबिक सिस्टम हुआ, देखना रेक्टेंगल प्लेन कौन सा बनेगा, रेक्टेंगल प्लेन ये होगा इसका, ये रेक्टेंगल प्लेन है, ये वाला, ये रेक्टेंगल प्लेन है। जैसे अगर कोई भी अगर अपन क्यूबिक सिस्टम ले, कोई भी अगर अपन क्यूबिक सिस्टम ले तो उसके अंदर तीन रेक्टेंगल प्लेन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है तीन रेक्टेंगल प्लेन। जैसे अगर ये मैं मोबाइल ले रहा हूं, सुनना बात को, अगर मैं इसको क्यूबिक सिस्टम मान लूं तो रेक्टेंगल प्लेन कैसे होगा, एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे, है ना, और तीसरा क्या ऐसे स्लाइस कर जाए, पहला दूसरा और तीसरा स्लाइस, तीन रेक्टेंगल प्लेन बनेंगे। आ रही बात समझ में? तो रेक्टेंगल प्लेन होंगे तीन, ये लो। अब बात करते हैं डायगोनल प्लेन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा डायगोनल प्लेन देखो कौन सा होगा, डायगोनल प्लेन होता है कि दो विपरीत भुजा केंद्र, ये देखो ये लो, ये बन जाएगा। दो विपरीत भुजाएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दो विपरीत भुजाएं होनी चाहिए, ये लो। टोटल भुजाएं कितनी होती है 12, तो दो से बन रहा है एक डायगोनल प्लेन बनेगा, तो 12 से कितने बनेंगे 6, तो 3 + 6 = 9। तो 9 क्या होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। दो विपरीत भुजाओं से एक डायगोनल प्लेन बनता है, तो 12 भुजाएं, तो उससे कितने बनेंगे 6। समझ में आ रही है बात। थर्ड नंबर अपन बात करते हैं, थर्ड नंबर अपन बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। एक्सिस ऑफ सिमेट्री सममिति अक्ष। सममिति अक्ष क्या होती है, सममिति अक्ष एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन है जिसके अनुदिश क्यूबिक सिस्टम को घुमाने पर, एक ऐसी लाइन जिसके अनुदिश क्यूबिक सिस्टम को घुमाने पर वो एक जैसी संरचना प्राप्त होती है, एक जैसी संरचना प्राप्त होती है, तो उसे अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बात, दो समझो, समझना बात। कौन कौन सी होती है इसके अंदर, पहली टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सुनना बात को आराम से। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है कि इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करवाओगे, एक कंप्लीट रोटेशन कराओगे तो दो बार संरचना एक जैसी आएगी। इसका मतलब 180 डिग्री पर क्या होगा, एक जैसी संरचना मिलेगी। ठीक है ना। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती कौन सी, वो देखिए, विपरीत भुजा केंद्रों को, विपरीत भुजा केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा है, ये जोड़ने वाली रेखा, ये होती है क्या,
टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब दो विपरीत भुजा केंद्र है तो भुजा केंद्र मतलब दो विपरीत भुजाओं से एक टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। 12 है तो 12 से 6 बन जाएगा। तो नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी बन जाएगी? 6 जोड़े बन जाएंगे 12 भुजाओं से। ठीक है, सेकेंड नंबर बात करते हैं। सेकेंड नंबर बात करते हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये देखो थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है ये होती है किससे बनेगी? ये किससे बनेगी थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री? वो देखना आप, ये बनती है बॉडी डायगोनल के अनुदिश रेखा, बॉडी डायगोनल के अनुदिश रेखा। इसका मतलब बॉडी डायगोनल जो होता है वो खुद थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह कार्य करता है। तो नंबर ऑफ थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, थर्ड नंबर बात करते हैं अपन फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनकी न्यूमेरिकल में मैं क्वेश्चन दूंगा उस समय ऐसा बोलूंगा थ्री फोल्ड फोर फोल्ड, तो उस समय ध्यान रखना है। फोर फोल्ड का मतलब एक रोटेशन कराओगे तो 4 बार संरचना एक जैसी आएगी। ठीक है, ये कौन सी होती है? विपरीत फलक केंद्रों को, विपरीत फलक केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा है। विपरीत फलक केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा जो होती है उसी को बोलते हैं फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकेंड नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है देखो 6 फलक केंद्र होते हैं तो 2 से बनती है 1, तो 6 से बन जाएगी 3। तो अगर मेरे से बोला जाए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं उसमें ये तीनों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन कौन सी होगी। एक अपन ये क्यूबिक सिस्टम ले, ये लो एक क्यूबिक सिस्टम है, इसमें टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ है, थ्री फोल्ड कहाँ है, उसको अपन डिसाइड करते हैं। टू फोल्ड तो ये होती है अपोजिट भुजा के अंदर है, ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये C2 है टू फोल्ड। थ्री फोल्ड जो होगी वो बॉडी डायगोनल, ये रहा बॉडी डायगोनल, ये C3। C4 है अपोजिट फेस सेंटर वाली, ये हो जाएगी। चाहे C2 हो, चाहे C3 हो, चाहे C4 हो, ये तीनों जो होती है वो बॉडी सेंटर से पास होती है। इस बात का ध्यान रखिए, देखो बॉडी सेंटर से पास हुई है सारी। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछे नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले 6 थी, उसके बाद 4 और लास्ट में 3, टोटल हो गई 13। ठीक है, मेरे से अगर ऐसा पूछ ले टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम, वो कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम, पहला 1, फिर 9, फिर 13, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ठीक है बात। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपसे पूछ ले ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में सिमेट्री के कुल कितने एलिमेंट्स हैं,
तो आप बोलोगे आपने पढ़ाया तो क्यूबिक है, आप पूछ रहे हो ट्राई क्लिनिक। मैंने कहा देखो क्यूबिक जो होता है ना उसमें एबीसी भी बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर है और 90 है। लेकिन ट्राई क्लिनिक में ना तो एबीसी बराबर है ना अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो इसमें कभी एलिमेंट्री आएगी नहीं, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं, तो इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होंगे 0। मैं ओवरऑल बात करूं तो क्यूबिक सिस्टम जो है वो मोस्ट सिमेट्रिकल है, मोस्ट सिमेट्रिकल है, सबसे ज्यादा सममित है, कल वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग अपन को मालूम चल रहा है। और ट्राई क्लिनिक जो है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ठीक है बात, ये बात आपको ध्यान रखनी। चले आगे, बोलिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणुओं का यूनिट सेल में योगदान कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, देखना नेक्स्ट देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इकाई कोष्टिका में परमाणुओं का योगदान। ठीक है, समझिए, समझना बात को। मैं क्या करता हूं, क्यूबिक सिस्टम बना रहा हूं, समझना बात को। क्यूबिक सिस्टम ऐसे ही बनता है, एक स्क्वायर बनाओ और उसके जस्ट पीछे एक स्क्वायर और बनाओ और फिर दोनों स्क्वायर को आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये लो, मैंने इसके अंदर 3 रेक्टेंगल प्लेन देखे। मैंने बोला ना 3 रेक्टेंगल प्लेन होंगे। कैसे, एक तो स्लाइस कटेगी, ये जैसे एक तो ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक स्लाइस कटेगी, 3। तो मैंने इसमें देखो 3 प्लेन ले लिए। ये देखो, ये 3 रेक्टेंगल प्लेन है। ये 3 रेक्टेंगल प्लेन है। ये 3 रेक्टेंगल प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिएगा इस टाइप से। ये इस टाइप से। ठीक है, 3 रेक्टेंगल प्लेन बन गए। अब देखना 8 क्यूब बनेंगे। देखना कैसे, तो कभी भी एक रूम एक क्यूब के बारे में नहीं सोचे, 8 क्यूब। देखो क्यूब कैसे बना रहा हूं मैं, देखना ये मैं इस टाइप से लाइन चला रहा हूं। क्यूब कैसे बनता है, एक स्क्वायर होना चाहिए, ये लो एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर होना चाहिए, ये लो दूसरा स्क्वायर, फिर इनको आपस में ज्वाइन कर दो, ये लो ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, इधर से इसको ज्वाइन कर दिया, ये लो ये लो। ठीक है, और इधर से ये ज्वाइन कर दिया, हो गया एक। इसी टाइप से एक अब ये पीछे वाला लो और एक इसके जस्ट पीछे, 2 हो गए, 2 ऊपर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 8 होंगे या नहीं होंगे। मैंने एक पार्टिकल रख रखा था वो यहां पे, ये मैंने एक पार्टिकल रख रखा है।
अगर मैंने ये पार्टिकल रख रखा है तो सुनना बात को ढंग से, ये बड़े वाले क्यूब में एक पार्टिकल रख रखा है, अगर मैंने इस बड़े वाले क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड किया तो ये छोटे वाले क्यूब के कहां पे आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है। तो 8 यूनिट सेल 8 क्यूब के कॉर्नर पे आएगा, आठों के आठों पे आएगा। तो एक एटम 8 क्यूब में जा रहा है तो एक क्यूब में उसका कितना पार्ट जाएगा, 1/8। समझ में आ रहा है? ये जो पार्टिकल रखा है, देखो अगर 8 क्यूब बनाता हूं तो इसके कॉर्नर पे गया तो उसके पीछे वाले के भी कॉर्नर पे जाएगा, इधर वाले के कॉर्नर पे, इसके भी कॉर्नर पे, इसके भी कॉर्नर पे, इस पे की कॉर्नर, उसके पीछे वाले के भी कॉर्नर पे, उसके पीछे वाले के भी कॉर्नर पे। तो आठों के कॉर्नर पे एक एटम इज इक्वल टू 8 क्यूब। तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1/8 एटम नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो कॉर्नर का योगदान कितना होता है, कॉर्नर का योगदान या कंट्रीब्यूशन, दो मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, 1/8 होना चाहिए। अब क्या करो, आप इन दो क्यूब को एक मिला दो, इस पूरे को एक क्यूब मानो, तो ये यहां पे आएगा, तो ये हो गई भुजा, ये भुजा का क्या होगा, केंद्र। तो कॉर्नर का जगह अब इस बार एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो देखो ये इस वाले क्यूब के भी एज सेंटर पे होगा, इधर वाले के भी होगा, ऊपर वाले के भी होगा, इधर वाले के भी होगा। 4 में जा रहा है तो एक में कितना आएगा, 1/4। फिर क्या करो, आप पूरा ये वाला ले लो, तो ये फेस होगी, इस फेस के सेंटर पे आया, इसके भी फेस के सेंटर पे, इसके भी फेस के सेंटर पे, दो क्यूब के फेस के सेंटर पे आया तो एक क्यूब में 1/2 आएगा। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। और आप इस पूरे को एक बड़ा क्यूब मानते हो तो ये कौन सी पोजीशन पे आता है, सेंटर पे आता है, बॉडी सेंटर पे आता है, तो ये पूरे में एक ही होगा। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बोलिए 1। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल आ गया। कोई दिक्कत बोलो, नहीं। नेक्स्ट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इकाई कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या। इकाई कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ एटम्स इन, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 3 है अपने पास। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलो मैं एक आपको जनरल आइडिया देता हूं। जेड इफेक्टिव का एक फॉर्मूला लिखता हूं, समझना बात को। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर डिवाइड बाई 8, क्यों कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, प्लस नंबर ऑफ फेस सेंटर डिवाइड बाई 2, प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर डिवाइड बाई 1, प्लस नंबर ऑफ एज सेंटर डिवाइड बाई 4। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब साधारण घन्य इकाई कोष्टिका। सिंपल, मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। सिंपल क्यूबिक में एटम कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, तो जेड इफेक्टिव ओनली 4 कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर कितने, 8 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया, 1। ये लो, ठीक है। बार बार डायग्राम कौन बनाएगा। सेकंड नंबर, बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का देखो बी का, इसे बीसीसी यूनिट सेल भी बोलेंगे, ठीक है। इसमें अगर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है आपको, तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू कॉर्नर पे 8 डिवाइड बाई 1/8, बॉडी सेंटर पे 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। थर्ड नंबर, फेस सेंटर्ड
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फलक केंद्रित, जिसे अपन एफसीसी भी बोलते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जेड इफेक्टिव जो होगा वो कॉर्नर पे तो होगा, तो कॉर्नर डिवाइड बाई 1/8 प्लस कहां पे, फेस सेंटर। फेस सेंटर कितने होते हैं, नंबर 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बोलो, 4। कितना आ गया, 4। समझ में आ रही है बात? चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर में संबंध क्या होगा? यहां पे ए क्या है, यहां पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू एज लेंथ, भुजा की लंबाई, और आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, गोलाकार मानेंगे अपन एटम्स को, तो रेडियस ऑफ एटम। एक बात सुनना, कोई भी दो एटम टच करते हैं ना, ये बात ध्यान रखना, कोई भी दो एटम टच करते हैं तो उनके बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। तो इनके मध्य दूरी न्यूनतम, और वो किसके बराबर होगी, दूरी न्यूनतम होगी, और वो किसके बराबर होगी, वो होगी 2r के बराबर। किसके बराबर होगी, 2r। जो भी मिनिमम डिस्टेंस आए उसको 2r के बराबर करना। क्यों, दो एटम अगर आपस में टच करेंगे तो देखो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2r होगी, या नहीं होगी, r और r 2r। ठीक है, अब आपको तो ये पता करना कौन से एटम टच कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना के रख देता हूं क्यूबिक सिस्टम का, फिर आप चेक करते रहना। भाई जो दूरी न्यूनतम होगी वहीं पे तो एटम टच करेगा। सिंपल क्यूबिक का बना के रख देते हैं। सुनना बात को ढंग से, मैं कह रहा हूं मेरे को टच कौन करेगा, जो मेरे बिल्कुल नजदीक होगा वही तो टच करेगा। अब यहां से 1 किलोमीटर दूर है वो थोड़ी टच करेगा मेरे को, है ना। तो टच करने की कंडीशन यही है कि डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, और उस मिनिमम डिस्टेंस को किसके बराबर करोगे, 2r के बराबर करोगे। अब सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक में कौन कौन सी डिस्टेंस होती है ये अपने लिख रखा आ जाते ही। कौन कौन सी डिस्टेंस लिखवाई थी, a, √2a और √3a, ये 3 डिस्टेंस होती है। ये सिंपल क्यूबिक की बात है, ये सिंपल क्यूबिक की बात है, ये 3 डिस्टेंस होती है। तो मिनिमम कौन सी डिस्टेंस है, ए वाली डिस्टेंस है। इसका मतलब टच करेगा तो ए डिस्टेंस पे करेगा, ए डिस्टेंस पे करेगा तो सिंपल क्यूबिक के अंदर, सिंपल सा लिख देते हैं, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए पे टच करेगा, तो ए पे टच करेगा तो 2r हो जाना चाहिए, ए बराबर, ए इज इक्वल टू 2r, बोलो कि नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी में एक पार्टिकल यहां पे और आएगा तो ये वाली डिस्टेंस और आ जाएगी, तो a आएगा, √2a आएगा, √3a भी आएगा, और √3a/2 भी होगी। अब ये बताओ √3 होता है कितना, 1.7 डिवाइड बाई 2 0.85, तो ये सबसे कम हो गई, ये सबसे कम हो गई। तो अगर मैं बात करूं बीसीसी के अंदर, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो है वो √3a/2 है। तो यहां पे टच करेंगे और टच करने वाली डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, 2r के। यही क्वेश्चन था इस बार नीट 2020 में, उसने तो सीधा ये बोला r बताओ कितना होगा, √3/4, और a की वैल्यू दे रखी थी 288 पिकोमीटर, ऐसा कुछ दे रखा था। ठीक है, कल अपन क्वेश्चन करेंगे तब उनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बात। थर्ड नंबर अपन बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी के अंदर पार्टिकल एक और आएगा, यहां पे
यहां पे आएगा तो a आएगा, √2a आएगा, √3a आएगा और √2a डिवाइड बाई 2 आएगा। तो सबसे कम डिस्टेंस ये हो गई इस बार। अगर सबसे कम ये हो गई तो एफसीसी यूनिट सेल में बात करूं, एफसीसी यूनिट सेल में अगर बात करूं तो √2a/2 जो होगा वो 2r के बराबर आएगा। ये लो a और r में रिलेशन हो गए सारे। किसी को कोई दिक्कत बोलो? नहीं? चले आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। मतलब संकुलन दक्षता का मतलब ये होता है कि परमाणु जो है वो यूनिट सेल का कितना भाग घेरते हैं, कितना भाग घेरते हैं। अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाए, संकुलन भिन्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये होगा परमाणुओं द्वारा घेरा गया भाग अपॉन इकाई कोष्टिका का आयतन, ये। और अगर आपको ये पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में कितनी होगी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब परमाणु द्वारा घेरा गया भाग कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, पीएफ, नंबर ऑफ एटम जेड इफेक्टिव इंटू एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल है तो ए क्यूब हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा Z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। बोलो सही है बात? ये हो जाएगा। अब अपन तो क्या करते हैं, 3 केस ले लेता हूं मैं सिंपल से, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगी तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है मेरे को। जैसे तो जेड इफेक्टिव कितना होता है, 1 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 8 आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4/3 इंटू 8 इंटू पाई, 4 पाई ये हो जाएगा 2, तो पाई/6 आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए, संकुलन दक्षता इन परसेंटेज चाहिए, तो पाई/6 इंटू 100 ये हो जाएगा 52.4% और ये आएगा 0.524। ये पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। तो मेरे से अगर पूछे परसेंटेज वॉइड कितनी है, खाली जगह कितनी है, वैकेंट स्पेस, तो मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेट 47.6%। ये लो, कुछ भी पूछे, ठीक है, रट्टा नहीं मारे, वहां पे कैलकुलेट कर ले, रिजल्ट याद रखे 52.4 आएगा। सेकंड बात करें बीसीसी यूनिट सेल की, बीसीसी यूनिट सेल की, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो। बीसीसी में कितना होता है, 2 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए की वैल्यू लेके आ जाओ भैया, है ना, ए की वैल्यू हो जाएगी 4/√3, तो ये 8/3 तो है ही है, पाई आर क्यूब है ही है, ए क्यूब करूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब 64 आर क्यूब और 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो ये आएगा पाई√3 डिवाइड बाई 8, ये होता है 0.68। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज बात करोगे तो 68%, और परसेंटेज वॉइड की बात करोगे तो आएगा 32% नियरली, ठीक है। अब बात करें एफसीसी यूनिट सेल की, इसकी बात करें एफसीसी यूनिट सेल की, तो एफसीसी यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा जेड है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब की जगह मैं लिखूंगा 64 आर क्यूब, ठीक है, और
2√2 का अगर सॉरी √2 का क्यूब होगा 2√2, ये होगा ना 2√2, ये लो 2√2, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 16 32, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई/3 इंटू 2 और √2 ऊपर बचा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.74 आ जाएगा। देख लेना आप एक बार, गलती नहीं हो गई है ना। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज वाइज बात करोगे तो 74%, परसेंटेज वॉइड की अगर अपन बात करेंगे तो वो आ जाएगा 26%। ठीक है बात, चले आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर देखिए क्यूबिक सिस्टम के, अब अपन बात करें तो बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो कभी कभार ये भी पूछ लेता है ना, सिंपल सा टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम पहुंच की दूरी कितनी होगी। या ऐसे बोल दो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम, ऐसे लिख दो हेडिंग, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम। निकटतम दूरी परमाणुओं के बीच की, परमाणु के बीच की निकटतम दूरी, तो इसको स्मॉल या कैपिटल डी से लिखूंगा, है ना, कैपिटल डी से लिख देता, डेंसिटी को स्मॉल डी से लिखेंगे। सुनना बात को, परमाणु के बीच की निकटतम दूरी तो तभी होगी जब परमाणु एक दूसरे को टच करे, और टच करने की कंडीशन क्या बोली मैंने, 2r, तो वो 2r ही चाहिए आपको। तो ये d किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ये d किसके बराबर है, परमाणु के बीच की निकटतम दूरी तो तब होगी जब वो एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे को टच करे, और टच करे तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2r। बस अपन को तो 2r इज इक्वल टू डी है, तो 2r की जगह वैल्यू पुट कर दो हर बार। अगर सिंपल क्यूबिक है, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें मालूम है ना 2r किसके बराबर होता था, a के बराबर, तो d इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम जो होगा वो सिंपल क्यूबिक में a के बराबर होगा। बीसीसी यूनिट सेल में बात करें, बीसीसी यूनिट सेल में अगर बात करें तो अपन को मालूम है, बीसीसी यूनिट सेल में अगर बात करें तो 2r जो था वो √3a/2 के बराबर था, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। ठीक है बात। और एफसीसी यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल D जो होगा वो होगा a/√2 या फिर √2a/2, ये हो जाएगा। ये तीन डिस्टेंस आ गई। ठीक है, बोलो। चले नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने, निकटतम पड़ोसी परमाणु कितने हैं, उसी को अपन क्या बोल देंगे, अपन उससे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर ये अपना घर है, इसके जस्ट पास में इधर घर है, इसके जस्ट पास में इधर घर है, उसके जस्ट पीछे घर है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये निकटतम पड़ोसी है।
उसके आगे वाला भी पड़ोसी है लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, वो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो मैं ऐसा बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी परमाणु के निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या जो है वो आपको क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है बात? तो सुने बात को, इंग्लिश में अगर बोलूं तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एटम। ठीक है, पर्टिकुलर एटम के लिए नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है बात? सुनो बात को, किसी परमाणु के निकटतम पड़ोसी परमाणु की जो संख्या है वो आपको क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या कहलाती है। अब सुनना बात को, निकटतम पड़ोसी कौन होगा? जो टच करेगा वही तो निकटतम पड़ोसी होगा। निकटतम पड़ोसी कौन होगा? जो टच करेगा वो। टच करने वाली डिस्टेंस आपको लिखा रखी है मैंने सारी, टच करने वाली डिस्टेंस आपको लिखा रखी है। जैसे देखो, सबसे पहला केस लेते हैं सिंपल क्यूबिक, और एक मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ली मैंने, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टच करने की डिस्टेंस क्या है? किस डिस्टेंस पे टच करते हैं? ये लिखा हुआ ए डिस्टेंस पे। ठीक है, टच करने की डिस्टेंस जो है ए है। इसका मतलब जो निकटतम पड़ोसी होगा वो ए डिस्टेंस पे होगा। बोलो, जो निकटतम पड़ोसी होगा वो स्मॉल ए डिस्टेंस पे होगा। और बताओ ए डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल होते हैं? ए डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल होते हैं? ए डिस्टेंस पे, ए दूरी पर कणों की संख्या, पार्टिकल की संख्या 6 लिखवा रखी है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? 6 होगा। बोलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सेकेंड नंबर बात देखें, सिंपल क्यूबिक के बाद में बीसीसी यूनिट सेल हो अगर, तो बीसीसी यूनिट सेल में टच करने की डिस्टेंस ये रही √3a/2। टच करने की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √3a/2। √3a/2 है, इसका मतलब √3a/2 पर निकटतम पड़ोसी होगा। तो √3a/2 दूरी पर कणों की संख्या कितनी होगी वो बताओ आप। तो कणों की संख्या कितनी होगी बोलो? 8। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बीसीसी के अंदर? 8। एफसीसी में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, डायग्राम भी बना के बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले अपन डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम भी बना देता हूं। एफसीसी यूनिट सेल है अगर, एफसीसी यूनिट सेल है अगर, तो एफसीसी यूनिट सेल में देखिएगा, एफसीसी यूनिट सेल में टच करने की डिस्टेंस वो पड़ी है सामने। टच करने की डिस्टेंस वो है √2a/2 या फिर a/√2। और अपन को मालूम है √2a/2 दूरी पर कणों की संख्या कितनी होगी? 12। कितनी होती है? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है एफसीसी यूनिट सेल में वो कितना होगा? 12 होगा। एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा। आ रही बात समझ में? चले आगे, एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब मैं देखो प्रूव करके बता रहा हूं।
ये हो गया एक यूनिट सेल। इस क्यूबिक सेल को दूसरी यूनिट सेल के साथ कंबाइन करता हूं, ये लो। ये इस टाइप से ये दो यूनिट सेल को मैंने आपस में कंबाइन कर दी। एफसीसी अगर है तो एफसीसी अंदर है तो ये फेस सेंटर हो गया, ये कॉर्नर के पार्टिकल हो गए, ये वापस फेस सेंटर हो गया, ये 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 फेस सेंटर हो गया, इधर ये फेस सेंटर हो गया, 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 है ना। कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही है, ठीक है, कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही है। ये अपन ने दो रूम को कंबाइन किया। तो सुनना बात को, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं। ये देखना यहां से डिस्टेंस कितनी है, पहले आराम से अच्छे से तसल्ली से बताओ। ये पूरा जो बनेगा वो फेस डायगोनल बनेगा, तो ये डिस्टेंस बनेगी अपने कितनी, पूरी होती है √2a, तो √2a डिवाइड बाई 2 होगी, इसका मतलब a बाई √2 डिस्टेंस होगी, इस कॉर्नर की होगी a बाई √2। तो एक सिंपल सी बात है, ये a बाई √2 है तो ये भी a बाई √2 होगी, ये भी a बाई √2 होगी, ये भी a बाई √2 होगी, इसका मतलब चारों कॉर्नर को टच करेगा। ये लो, ये टच है, ये टच है, ये टच है और ये टच है, चार जो बराबर डिस्टेंस पे होगा वो तो टच करेगा ही ना। मैं बोल रहा हूं इधर से मेरे पास a डिस्टेंस पे वो टच कर रहा है, तो अब मेरे से जो a डिस्टेंस पे होगा वो सारे मेरे को टच करेंगे ना। तो यहां से मैं बोल रहा हूं a बाई √2 मिनिमम डिस्टेंस आ रही है, तो ये चारों को टच करेगा। अब सुनना आराम से, मैं ले रहा हूं ये वाला पॉइंट, जैसे ये वाला फेस सेंटर है, ये वाली दीवार का फेस सेंटर है, तो सामने वाली दीवार की डिस्टेंस कितनी होगी a, उसको छोड़ के बाकी कोई भी उठाओ, जैसे ये लिया, ठीक है, तो यहां तक मेरे को पहुंचना है ना, तो यहां तक पहुंचने का एक तरीका है, इस वाले सेंटर से ऐसे जाऊं a बाई 2, फिर वैसे जाऊं a बाई 2, फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं ऐसे, तो a बाई 2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 4, तो a स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट लूंगा तो a बाई √2 आएगा। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी जो होगी वो a बाई √2 होगी। तो बताओ सामने वाले को छोड़ के ये a बाई √2, इधर a बाई √2, ऊपर a बाई √2, नीचे a बाई √2, तो चार फेस सेंटर और टच करेंगे। तो इसका मतलब ये वाला भी टच करेगा, ये वाला भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये टच करेंगे तो फिर तो ये भी टच करेगा। ये लो कितने एटम टच कर रहे हैं, a बाई √2 डिस्टेंस पे 12, देख लो 12 टच कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, a बाई √2 पे कितने एटम टच करेंगे, 12 एटम टच करेंगे। बात आ गई समझ में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। चले आगे, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम का लास्ट पार्ट, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी सिंपल सी बात है, अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो डेंसिटी D बराबर क्या होता है यूनिट सेल का, मास ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल कितना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा, मास कितना होगा, मन का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने मल्टीप्लाई बाई उसका एटॉमिक वेट m। एक बात बताओ, जो आप ये एटॉमिक वेट m लिख रहे हो, ये तो अगर ग्राम में लिख रहे हो, सुनना बात कुड़न से, अगर ये ग्राम में लिख रहे हो तो मोल में भी समझाया था कि अगर सोडियम का अगर आप लिखते हो 23 ग्राम, इसका मतलब उसके अंदर Na एटम है, एक मोल का है, तो मेरे को तो 4 एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए या 1 एटम चाहिए, तो एक एटम का वेट कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा Na एटम का वेट 23 ग्राम होता है, तो एक एटम का वेट कितना होगा 23 डिवाइड बाई Na, और Z एटम का वेट कितना होगा 23 डिवाइड बाई Na इंटू m, तो यहां पे Na से डिवाइड भी करना है, और ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल A क्यूब आ गया, ये आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने A को किस में रखा है, A इन सेंटीमीटर हो तो D बराबर Z इफेक्टिव इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब। सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो डेंसिटी के ऊपर बनते हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चन। देखो या तो डेंसिटी कैलकुलेट करवाएगा
या जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करवाएगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक हो गया, 2 आई तो बॉडी सेंटर हो गया, 3 आई सॉरी 4 आया तो एफसीसी हो जाएगा। एम कैलकुलेट करवा सकता है, ए कैलकुलेट करवा सकता है, ए कैलकुलेट हो गया तो फिर तो आर भी कैलकुलेट करवा सकता है, ए और आर में रिलेशन होता है, ठीक है बात। ये एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम अपना कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, आज फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं सिंपल सिंपल से, फिर डेंसिटी वाले और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन। चलो देखो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम बता रहा हूं। जैसे एक्स कॉर्नर पे और वाई बॉडी सेंटर पे है ना, बॉडी सेंटर पे, तो आपको पूछा फॉर्मूला क्या होगा। क्यूबिक है ना, क्यूबिक यूनिट सेल है, पहली बात ये ध्यान रखें। तो अपन सिंपल सा बोलेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एक्स एटम, इफेक्टिव जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम किसके, एक्स के। कॉर्नर कितने होते हैं 8 इंटू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 तो कितना आएगा 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑफ वाई, बॉडी सेंटर एक ही होता है, डिवाइड बाई 1 ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल सा, फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा एक्स वाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल सा एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक्स अगर कॉर्नर पे और वाई जो है वो फेस सेंटर पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो तरीका सेम रहेगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑफ वाई फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर होते हैं 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीधा अपने लिए, फॉर्मूला हो जाएगा XY3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीधा XY3। चलो आगे थर्ड नंबर देखिए, मेरे को बोले एक्स कॉर्नर पे है, वाई जो है वो अल्टरनेट फेस सेंटर पे। मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड करता हूं, आप फॉर्मूला बताएं। एक्स कॉर्नर पे है, वाई अल्टरनेट फेस सेंटर पे। आप वीडियो को पॉज करके अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें से काफी लोग आप ये आंसर देने वाले हैं X2Y3, गलत है, ठीक है। X2Y3 इज गलत। सुने बात को क्यों, अब आप कह रहे हो कि 6 फेस सेंटर होता है तो अल्टरनेट का मतलब आधे पे होना चाहिए 3 पे, बात आप सही कह रहे हो। अगर फेस सेंटर ऐसा होता ना कि कंटिन्यू, सुनो बात को, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अगर जैसे ये 6 जने खड़े हो इस टाइप से, ये 6 जने, मैं कह रहा हूं कि इसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स है, तो कोई भी पास पास में नहीं होने चाहिए। इसको अल्टरनेट वेव बोलते हैं। तो ये अल्टरनेट वेव तो तब है ना, ये अल्टरनेट वेव तो तब है जब एक लाइन में हो, तो 6 में से आधी पोजीशन बॉयज ऑक्यूपाई कर लेंगे, आधी पोजीशन गर्ल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब अपने पास फेस सेंटर ऐसे थोड़ी ना है, फेस सेंटर तो अपने पास ऐसे है, फेस सेंटर अपने पास ऐसे है। अगर आपने यहां पे रखा पार्टिकल, तो इसके पास वाले पे कहीं पे नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इस बोर्ड पे रखा तो इसका पास वाला ये है जो इससे टच करेगा, इस दीवार से ही तो ये जा रहा है, इसी वाली दीवार के कॉर्नर से ही तो ये वाली दीवार निकलेगी, फेस सेंटर जाएगा। इसके ऊपर से ही तो ये ऊपर वाली दीवार जा रही है, ये नीचे वाला फर्श जा रहा है,
तो इन चारों पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होगा कहां पे? फिर यहां पे है तो फिर सीधा जाके सामने वाली दीवार पे होगा। इसका मतलब दो ही हुए, इसका मतलब दो ही हुए। यहां पे है तो यहां पे होना चाहिए, यहां पे होगा तो यहां पे होगा, इधर होगा तो इधर होगा। तो दो ही तो फेस सेंटर काम में आए। तो अगर मैं z ऑफ दी x बोलूं तो z ऑफ दी x कितने हैं? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। z ऑफ दी y बोलूं तो 2 ये होंगे, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? xy। ठीक है, नेक्स्ट देखें, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोले कि x कॉर्नर पे है, ठीक है, y आपको बोल दे अल्टरनेट एज सेंटर मतलब भुजा केंद्र पर है, तो फॉर्मूला क्या होगा? अब वही तरीका रहेगा अल्टरनेट एज सेंटर का भी, अल्टरनेट एज सेंटर का भी वही तरीका रहेगा। ये देखो, अगर आपने यहां पे रख दिया तो इन साइड से जाने वाली इन दो कॉर्नर से जितनी भी भुजाएं जाती है ना, वहां पे नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये भुजा जाती है, यहां पे नहीं रखना है, एक भुजा ये जाती है, यहां पे नहीं रखना है, एक भुजा यहां पे जाती है, नहीं रखना है। तो इसका मतलब यहां पे तो होगा, फिर यहां पे तो होना चाहिए फिर। ठीक है, अब सिमिलर वे में सुनना बात। अब इन दो कॉर्नर से जो भुजाएं जाती है, ये और ये, यहां पे नहीं होना चाहिए, तो फिर तो यहां पे होगा। फिर इन दो कॉर्नर से जो भुजाएं जाती है, ये और ये, यहां पे नहीं होना चाहिए, फिर तो यहां पे होना चाहिए। बोलो, तो इसका मतलब कितने एज सेंटर आ गए? 4 आ गया। तो z ऑफ द x जो आएगा वो 8 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1, और z ऑफ द y जो होगा, z ऑफ द y जो होगा 4 डिवाइड बाई एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन भुजा केंद्र का 1/4, ये आ गया। किसी को डाउट है तो बताओ। हो गए 4 क्वेश्चन, ये सिंपल से। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अब हटाने की बात करेगा, वो बोलेगा यहां से हटा दिया गया, तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, जैसे x कॉर्नर पे, y जो है वो फेस सेंटर पे। यदि कॉर्नर के एक परमाणु को हटा दिया जाए, कॉर्नर के एक परमाणु को हटा दिया जाए, तो फॉर्मूला ज्ञात करो। तो सिंपल सा तरीका है। पहले कॉर्नर कितने होते थे? 8। अब कॉर्नर कितने होंगे? 7। तो 7 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 7/8। z ऑफ दी y कितना होगा? फेस सेंटर पे तो 3। फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? देखो, x 7/8 y 3, तो x 7 y 24, x 7 y 24। बोलो, आया समझ में? बात क्लियर? बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और देखो, तो इसी वाले क्वेश्चन में और कैसे ट्रेंड बदल सकता हूं मैं? कैसे ट्रेंड बदल सकता हूं? देखो, इसको ये पार्ट दे देते, चलो अपन। मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, एक फलक विकर्ण के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए। एक फलक विकर्ण के अनुदिश सभी परमाणु को हटा दिया जाए। फलक विकर्ण तो ये वाला है, फिर ये वाला। तो देखो, दो तो कॉर्नर जाएंगे, एक फेस सेंटर भी जाएगा, है ना? दो कॉर्नर जाएंगे, एक फेस सेंटर जाएगा, तो हटने वाले परमाणु लिख दो आप। तो हटने वाले परमाणु कौन से हैं? हटने वाले परमाणु लिख दो कौन से हैं? दो कॉर्नर और एक फेस सेंटर। अब मैंने कहा x कितना होगा? x कॉर्नर है, दो कॉर्नर हट गए तो 6 बच गए पीछे, तो 6/8 ये लो, सही। अच्छा, y एक फेस सेंटर हट गया तो पीछे बच गया 5/2, यही बात हुई। अब आप इसे सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा क्या? अच्छा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा x3 y 10। एक फलक विकर्ण के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, ऐसे बोल दे।
एक फलक के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए। एक फलक के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए। अब आपसे पूछा फॉर्मूला क्या होगा। एक फलक के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए। ये फलक के अनुदिश सभी परमाणु कौन से? ये। तो देखो एक फलक पे एक तो फेस सेंटर आता है, 4 कॉर्नर आते हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर हटेंगे, एक फेस सेंटर हटेगा। तो हटने वाले रिमूविंग एटम कौन कौन से है? हटने वाले या फिर रिमूविंग एटम्स कौन कौन से है? 4 कॉर्नर एंड 1 फेस सेंटर। तो अब x के कितने एटम बच गए? 4 डिवाइड बाई 8, y के 5/2, ये हो जाएगा 1/2। तो फॉर्मूला बन गया xy5, xy5। ओके, ऐसे भी बोल सकता है। इसी का डी पार्ट और देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है। एक बॉडी डायगोनल के अनुदिश, एक बॉडी डायगोनल के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, है ना। बॉडी डायगोनल कौन सा है? ये देखो, सुनना बात को, देखो ये बॉडी डायगोनल है, तो 2 कॉर्नर ही तो जाएंगे, 2 कॉर्नर ही तो जाएंगे। तो रिमूविंग एटम कौन से होंगे बताओ? 2 कॉर्नर। रिमूविंग एटम कौन से होंगे? 2 कॉर्नर। बोलो, अगर 2 कॉर्नर रिमूविंग एटम्स है तो फॉर्मूला होगा x6/8 y3, ये हो गया 3/4, तो xy4, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आए पांचों क्वेश्चन? आगे और देखो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन और देखो जो फॉर्मूले से रिलेटेड हो। चले नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बोला ए कॉर्नर पे है, ठीक है। बी जो है वो फेस सेंटर पे है, सी जो है वो बॉडी सेंटर पे है, डी एज सेंटर पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? इसमें पूरे के पूरे हटाने वाले कंसेप्ट सारे अपन सीख लेंगे। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा पहला। दूसरा, यदि एक फलक के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, थर्ड पार्ट, सी पार्ट, यदि एक डायगोनल प्लेन के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, ठीक है। अब आपको मालूम ही है, एक C2 का मतलब समझते हो, एक C2, C3 एंड C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए। मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करवा देता हूं। और लास्ट पार्ट, एक रेक्टेंगल प्लेन एंड एक C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए। इस क्वेश्चन को जो है वो पहले आप ट्राई करें, इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करें, उसके बाद जो है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है।
ये एक टेबल टाइप से ही बना देता हूं क्योंकि सारे केस इधर लिखे हुए हैं, है ना। इधर लिख देता हूं रिमूविंग एटम कौन कौन से है, ये लो। उसके बाद ए कितना बचा, बी कितना बचा, सी कितना बचा और डी कितना बच रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये लो, तो उससे अपन को मालूम चल जाएगा फॉर्मूला क्या आना चाहिए। ये लो और इधर आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये लो 5 केस है, 5 में से पहला केस अपन नहीं बनाएंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं, जब तक तुम लोग सोल्व कर लोगे मेरे हिसाब से। ये लो टेबल बन चुकी है, सिंपल सी बात है। ए कॉर्नर पे है तो ए का 8/8, बी फेस सेंटर पे तो 6/2, 1/1 सी का, डी 12 एज सेंटर होते हैं /4, तो फॉर्मूला बन गया AB3CD3। ये फॉर्मूला बना AB3CD3 सबसे पहले तो। अब मैं इधर क्यूबिक बना लेता हूं, इधर ये आपका क्यूब बन गया, देखो ये लो क्यूब बन गया। ठीक है, अब बोला आपको कि यदि एक फलक के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, ये फलक मान लिया आपने, ये वाली फलक, तो 4 कॉर्नर गए, 4 कॉर्नर गए, 4 कॉर्नर का मतलब 4 ए हट गए, ये लो। ठीक है, एक फेस सेंटर हट गया, एक फेस सेंटर हट गया तो एक बी हट गया, बॉडी मतलब एज सेंटर 1 2 3 4, 4 ये भी गए, 4 ये भी गए, डी। बॉडी मतलब बॉडी सेंटर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी सेंटर नहीं जाएगा मतलब यही जाएंगे बस, सही बात। अब सुनो, ए के कितने एटम बच गए, 4 हट गए तो पीछे एटम बच गए 4, 4 हो गए तो इफेक्टिव जेड ए कितना होगा 4/8, इसका मतलब 1/2, ये लो, है ना। बी 1 हट गया पीछे बच गए 5, तो जेड ऑफ द बी 5/2, ये लो। सी एक का 1 है तो जेड ऑफ द सी इज इक्वल टू 1। बारी यही डी की, 4 हट गए पीछे बच गए 8, तो जेड ऑफ द डी 8/4 इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला होना चाहिए ए 1/2, बी 5/2, सी और डी 2। 2 से सॉल्व कर लो इसे, ये आना चाहिए सबसे पहली बार में फॉर्मूला। बोलिए, सबसे पहले फॉर्मूला यही आना चाहिए था। ठीक है, सेकेंड नंबर, यदि एक डायगोनल प्लेन के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया जाए, डायगोनल प्लेन ऐसे बनेगा भैया, ये इसके अनुदिश, ये डायगोनल प्लेन बनेगा। आप जिस रूम में बैठे हो वीडियो देख रहे हो उसका डायगोनल प्लेन ले लो, डायगोनल प्लेन कल समझाया था, अपोजिट भुजा से पास होना चाहिए। तो मैं तो देखो सिंपल सी एक बात बोलूंगा, 1 2 3 4 तो कॉर्नर जाएंगे, सिंपल सी बात है, तो 4 कॉर्नर तो हटने वाले, सीधे दिख भी रहे इसके अंदर, तो 4 कॉर्नर हटेंगे। अब बारी आई फेस सेंटर की, अब बारी आई फेस सेंटर की, अगर ये ऐसे जाएगा ना तो ऊपर वाला और नीचे वाला फेस सेंटर दोनों लेके जाएगा, तो 2 बी भी हटेंगे। एज सेंटर की बात करोगे तो एज सेंटर एक तो ये वाला जाएगा और एक ये वाला जाएगा, 2 एज सेंटर भी जाएंगे, तो 2 डी भी जाएंगे। अच्छा बॉडी सेंटर जाएगा क्या, 100% जाएगा बॉडी सेंटर भी, तो इसका मतलब एक सी भी उड़ गया, ये लो उड़ गया। तो चलो ए के कितने एटम बच गए, 4, ए के 4 एटम बचे तो जेड ऑफ द ए इज इक्वल टू 1/2, बी के 2 एटम उड़ गए तो पीछे बच गया 4, तो जेड ऑफ द बी इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2,
सी पूरा उड़ गया 0, डी 2 उड़े पीछे बच गया 10, तो जेड ऑफ दी डी इज इक्वल टू 10/4। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ए 1/2, बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5/2। तो अगर ये 2 से सॉल्व होगा तो ए बी 4 डी 5, बोलिए ए बी 4 डी 5 इसका आंसर आना चाहिए। सही बात बोल रहा हूं। चलो अगली बात देखें, अगली बात देखना, एक C2 C3 C4 के अनुदिश ये बना रहा हूं, देखो सुनना बात को, कौन कौन से हटेंगे, चाहे C2 लो, चाहे C3 लो, चाहे C4, बॉडी सेंटर से तो पास होगा ना। अगर बॉडी सेंटर से पास होगा इसका मतलब एक C तो गया, C पूरा हट गया। अगर C पूरा हटता है तो C तो 0 हो गया, ये लो C 0। आगे बात करते हैं। अच्छा C2, अब जब तक ये मालूम नहीं होगा ना C2 होता क्या है तब तक बैठे रहो। C2 होता है अपोजिट भुजा केंद्र, अपोजिट एज सेंटर। तो इसका मतलब दो एज सेंटर जाएंगे, अपोजिट एज सेंटर, दो एज सेंटर जाएंगे, दो एज सेंटर गए। C2 देख लिया। C3 बॉडी डायगोनल होता है, तो बॉडी डायगोनल होता है तो सिंपल सी बात हो गया, दो कॉर्नर गए, दो कॉर्नर गए तो पीछे कितना बच गया 6। बारी आई C4 अपोजिट फेस सेंटर, तो दो फेस सेंटर भी गए, ये लो। अब लिखो क्या हुआ, गड़बड़ कहां हो गया, गड़बड़ हो गया ना, दो कॉर्नर गए तो दो कॉर्नर ही लिखो ना, ये लो। दो कॉर्नर गए तो पीछे बच गया 6, 6 बच गया तो 6/8, इसका मतलब 3/4, ये लो। बी 2 गए तो पीछे बच गया 4, तो इसके 2 हो गए। सी पूरा चला गया, डी 2 चले गए, डी 2 चले गए तो 5/2, 10/4 का मतलब 5/2। हाँ सोल्व कर लो इसको। ए 3/4, बी 2, सी 5/2, A3 B8 C10, A3 B8 C10 इसका आंसर आना चाहिए D10, सॉरी ये D है ना, ये D है, D10। कोई दिक्कत? एक रेक्टेंगल प्लेन और एक C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया आपने, एक रेक्टेंगल प्लेन और एक C4 के अनुदिश सभी परमाणुओं को हटा दिया। दो कंडीशन बन सकती है, इसके अंदर दो कंडीशन बनेगी। मैं पहले ही लाइन खींच लेता हूं। दो रेक्टेंगल प्लेन मान लो अगर आपने ये वाला लिया और C4 यही वाली ले ली, तो रेक्टेंगल प्लेन में ही C4 हो। दो रेक्टेंगल प्लेन तो ये वाला होगा ना, और इसी में C4 ऐसी हो, तो रेक्टेंगल प्लेन के अनुदिश हो गई। रेक्टेंगल प्लेन ये लिया और C4 ये वाली लेकर आए तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो एक तो सेम हो, मैं एक ही बात बोल रहा हूं, रेक्टेंगल प्लेन में ही, रेक्टेंगल प्लेन में ही C4 हो और रेक्टेंगल प्लेन परपेंडिकुलर हो C4 के। अब मैं हटने वाले बोल रहा हूं, C 100% हटेगा बॉडी सेंटर। ऐसे जाऊंगा ना तो एक फेस सेंटर तो ये जाएगा, एक सामने वाली दीवार का जाएगा 2, एक बॉटम वाला जाएगा 3, एक ऊपर वाला जाएगा 4, 4 उड़ गए बी, 4 उड़ गए बी, तो बी कितने बच गए, बी बच गया 2, बी बच गया 2, तो जेड ऑफ दी बी कितना आएगा 1, सी 0। अब जब ऐसे हुआ तो कॉर्नर कोई उड़ा क्या, कॉर्नर एक भी नहीं उड़ा। हाँ मजे वाली बात सुनना, मजे वाली बात सुनना, डी कितने गए, तो मैं बोलूंगा डी 1 2 3 4 गए, डी गए 4, 4 गए तो पीछे बच गए 8, 8 बच गए तो जेड ऑफ दी डी हो गया 2, ये पूरे के पूरे 8 बचे हुए तो जेड ऑफ दी ए हो गया 1। तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा ए का 1, बी का 1, डी का 2, तो ए बी डी 2 बन गया, ए बी डी 2 बन गया। अच्छा परपेंडिकुलर हो तो ये तो 8 रहेंगे, तो जेड ऑफ दी ए 1। अगर परपेंडिकुलर होगा तो 4 तो फेस सेंटर ऐसे चले गए थे इस रेक्टेंगल प्लेन में, एक ये वाली होगी C4, तो इधर वाला फेस सेंटर और इधर वाला फेस सेंटर भी गया, 6 के 6 उड़ गए, तो ये बच गया 0, ये बच गया 0, ये 8 तो बचेंगे ही बचेंगे, तो जेड ऑफ दी डी 2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया बोलो, ए डी 2। समझ में आई बात या नहीं आई बोलिए,
ये अपना सॉलिड स्टेट के अंदर एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम था। ठीक है, यहां तक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद वॉइड स्टार्ट करेंगे अपन पहले। ठीक है, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले को यहां तक पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के आए, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे।